हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी को जय हिंद। तो आज हम एफकैट की पॉलिटी कवर करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़े से पीवाईक्यू देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि एफकैट किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है पॉलिटी से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था। अब इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, चलो वो अडॉप्ट हुआ था आपका, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, बट वो लागू कब हुआ था? ठीक है, तो आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और वो आपसे क्या पूछ सकता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में आपके 2 years 11 months और 18 days का पूरा टोटल आपका कह सकते हो आप टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब थोड़े से हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कमेटीज़ के कौन कौन हेड थे। तो यूनियन पावर कमेटी के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड मोनोटिस, ये थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्टीयरिंग कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर गोवा वाज अनेक्स्ड बाय इंडिया? कि गोवा को इंडिया में आपका कब शामिल किया गया था? तो ये आपको याद होना चाहिए 1960 में। अब थोड़े से हम और जान लेते हैं। देखिए, जम्मू और कश्मीर को ऐड किया गया था इंडिया में 1948 में, और जो असम है, असम को ऐड किया गया था इंडिया में 1950 में। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वर द नंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन? क्योंकि पहले जो रियासतें थी वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, तो इंडिपेंडेंस के टाइम कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे हमारे? तो इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन थे 401। नेक्स्ट है आपका, विच इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? देखिए, लैंग्वेज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन। तो आपके स्वतंत्रता के समय में कौन सी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी? तो वो क्या थी? प्लानिंग कमीशन, क्योंकि पहले हमारा इस पर कोई ध्यान या विचार विमर्श नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस? तो हमारा ऑल इंडिया सर्विस कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन होगा राइट सी, इंडियन फॉरेन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, ये किसके फ्रेंड या गाइड होंगे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम इंटरवल कितना हो सकता है? तो वो आपका है 6 months का। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ लोकसभा? कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात की गई थी कि लोकसभा के सीटों को बढ़ाया जा सकता है? तो ये था आपका 7th एंड 31st। नेक्स्ट है हमारा, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो एज वी ऑल नो, ये हमारे पार्ट 3rd में इसके बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमोलगेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज, इसको उसी दिन क्यों किया गया था? क्योंकि दिस डे वॉज बींग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। पूर्ण स्वराज दिवस लाहौर में रावी नदी के किनारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे घोषित किया था। नेक्स्ट है, द ऑपोजिशन पार्टी इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ कैप्चर, कि विपक्ष बनने के लिए आपको एटलीस्ट कितनी सीट्स चाहिए होती हैं? आपके पास एटलीस्ट 10% सीट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द राइट टू वोट इन द नेशनल इलेक्शन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ,
तो ये आपके कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो जैसे कि हम सब जानते हैं यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी, और उसको यूनिवर्सल एडेंट सफरेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट, in which respect have the center state relationships been specially termed as municipal relation? तो ये बात आपकी किस में की गई है? सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन लेजिस्लेटिव स्फीयर में। विच अमंग्स द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? अब राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया ये किसके पास है? आपके पास पार्लियामेंट के पास। तो जो आपका ऑप्शन बी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हमने 15 PYQ की हैं, तो आई थिंक इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में हमने पढ़ना क्या है। तो अब हम थोड़ा थ्योरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट वी विल कवर, अब हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, DPSPs, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। बिलीव मी, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो कोई भी अगर आपके पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन आता है FCAT में तो आप जरूर करके आओगे, इससे बाहर नहीं आने वाला। पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पार्ट 1 है वो डील करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। पार्ट 2 आपका डील करता है सिटीजनशिप के साथ। पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट, इसके ऊपर PYQ में आपने अभी क्वेश्चन देखा है। पार्ट 4 में DPSP के बारे में बात की गई है। पार्ट 5 में आपके डील्स विद गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल। पार्ट 6 डील्स विद गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। पार्ट 7 जिसमें आपका डील्स विद स्टेट वाज रिप्लेस्ड इन 1956 बाय 7th अमेंडमेंट। अब आपके पार्ट 8 में बात की गई है यूनियन टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पार्ट 9 में बात की गई है आपके 73rd अमेंडमेंट से 1992 में ऐड हुआ था, जिसमें आपके पंचायती राज से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट्स हैं। शेड्यूल 11 ऐड किया गया था 1992 में। पार्ट 9A जो कि 74th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था शेड्यूल 12 में, और इसमें 18 सब्जेक्ट है म्यूनसिपैलिटी के। पार्ट 9B जो कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। पार्ट 10 डील्स विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 11 डील्स विद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 12 डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। और पार्ट 13 रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। पार्ट 14A डील्स विद ट्राइब्यूनल्स। पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शन। Part 16 deals with special provision for scheduled caste and tribes and Anglo-Indian representation। तो ये वाला पार्ट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पार्ट 17 में बात की गई हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। पार्ट 18 में बात हुई आपके एमर्जी प्रोविंस के बारे में। पार्ट 19 में बात हुई आपका एग्जम्पशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। पार्ट 20 में बात की गई है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कोई भी अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा। पार्ट 21 में बात की गई है आर्टिकल 369 जो कि टेम्परेरी पावर देता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉज फॉर स्टेट लीड्स। और पार्ट 22 में बात की गई है आपकी कंसर्न द शॉर्ट टाइटल द कमेंसमेंट ऑथोरिटी टेक्स्ट इन हिंदी। अब शेड्यूल्स के बारे में जान लेते हैं। जब हमारा संविधान बना तब तो हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल थे, बट आज हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल हैं जो कि अमेंडमेंट के करके ऐड किए गए हैं। तो आपका पहला शेड्यूल बात करता है नेम ऑफ द स्टेट, यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। पार्ट सेकंड आपका बात करता है सैलरीज, एम्यूलमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस एंड ऑडिटर जनरल। थर्ड शेड्यूल बात करता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्ट 4 में बात की गई है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। पार्ट 5 में बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। और 6th शेड्यूल में बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये देखिए बेसिक कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में बात की गई है, तो ये वाला शेड्यूल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट 5th और 6th जो आपका शेड्यूल है ना 5th 6th, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार आपको देखने को मिल जाए। 7th शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। 8th शेड्यूल में बात की गई है लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल में बात की गई है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 10th शेड्यूल में बात की गई है एंटी डिटेक्शन लॉ के बारे में। 11th शेड्यूल में बात की गई है पंचायत के बारे में। और 12th शेड्यूल में बात की गई है म्यूनसिपैलिटी के बारे में। लेट्स मूव टू फंडामेंटल राइट। ये हमारे पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 12 से 35 तक इसके बारे में बात की गई है। और जो आपको पता होगा हमारे संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है क्योंकि हमने बाहर के देशों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो ये हमने अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट से ली हैं, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब राइट टू इक्वालिटी,
आपका 14 to 18 है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आपका 18 में एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में बात की गई है। राइट टू फ्रीडम जो कि आपका 19 से 22 है, और इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है ये आप रीड कर सकते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे वो है राइट टू एजुकेशन, जो कि आपका आर्टिकल 21A के अंदर आता है, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है 6 से 14 साल तक के बच्चे को। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 में, और बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करने देना, इस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 24 द्वारा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका 25 से 28 के इसके बारे में बात की गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आपका आर्टिकल 32 है। इसको हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। और इसमें क्या बात की गई है कि ऊपर जो आपको 5 अधिकार मिले हैं उनमें से अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अब टाइप ऑफ रिट्स कौन कौन से रिट्स होते हैं, देखिए 5 तरह की रिट्स होती हैं, इनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। हमारे पास है हिबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, यानी टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी। और आपका सर्टिफिकेट टू बी सर्टिफाइड, टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, और टू ट्रांसफर पेंडिंग केस टू इटसेल्फ, और प्रोहिबिशन द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, और क्वा वारंटो व्हाट इज योर अथॉरिटी। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जिसकी बात की गई है आपके पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 51A। इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है और ये नॉन जस्टिसेबल है। कहने का मतलब आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते, और इसको रिकमेंड किया गया था बाय सरदार स्वंत सिंह कमेटी। नेक्स्ट है आपका डीपीएसपी, जिसकी बात की गई है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 36 to 51 है, और डीपीएसपी आपका लिया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जो 3 तरह के डीपीएसपी हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल। इसमें आपके मैं इंपॉर्टेंट की लिस्ट लगा दी है जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। आर्टिकल 38 क्या बताता है, टू सिक्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस को। आर्टिकल 39A क्या बताता है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजिंग पंचायत एंड गिविंग देम पावर एंड अथॉरिटी। आर्टिकल 41 to secure the right to work, education and public assistance। आर्टिकल 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और उत्तराखंड उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एंड आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो इनके बारे में आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, जो अभी हमारी करंट प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये फर्स्ट दलित वुमेन है। तो आपको फर्स्ट वुमेन की मैंने लिस्ट पहले प्रोवाइड कर रखी है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वुमेन प्रेसिडेंट पहले भी रह चुकी हैं, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी पीएम रही थी, बट ये हमारी फर्स्ट वुमेन दलित प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। अब प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है आपकी पार्ट 5 में 52 to 78 डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और नॉमिनल हेड। पावर्स और फंक्शंस कौन कौन से हैं प्रेसिडेंट की, तो देखिए एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर, इमरजेंसी पावर और पार्डनिंग पावर। आर्टिकल 52, अब आर्टिकल 52 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 56 उनके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बताता है। आर्टिकल 60 उनके ओथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 62 पार्डनिंग पावर, यानी किसी को क्षमा करना। आपको पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होती है तो वो राष्ट्रपति के पास अपनी क्षमा याचिका दायर कर सकता है। तो कौन कौन सी पावर होती है, तो देखिए या तो वो उनकी सजा को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर फांसी की सजा उसको उम्र कैद में परिवर्तित कर सकते हैं, या उसको रिहा कर सकते हैं। तो ये पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 352 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
तो आपको क्या इसमें पता होना चाहिए, आर्टिकल 352 आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। आर्टिकल 365 आपका प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। और आपका आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट है श्री जगदीप धनखड़ जी। तो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री होता है। एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। टर्म इनका 5 साल का होता है। आर्टिकल 663 में द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 64 बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 65 बताता है वीपी टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंट एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बताता है। आर्टिकल 69 ओथ के बारे में बताता है। एंड आर्टिकल 71 मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शुड बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये 4 से 5 आर्टिकल है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर। सो आवर करंट प्राइम मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये रियल डिफेक्टो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल 74 बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए और उनको एड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 75 बताता है कि जो पीएम है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 78 बताता है कि पीएम के कर्तव्य क्या हैं, ड्यूटीज ऑफ पीएम एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर ऑफ लोकसभा होते हैं, रिकमेंड्स करते हैं अदर मिनिस्टर को, किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। एडवाइस प्रेसिडेंट टू समन एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट। चीफ स्पोक्समैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। नाउ विल टॉक अबाउट पार्लियामेंट। तो देखिए पार्लियामेंट जो होता है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और इसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसमें आपका राज्यसभा आ जाता है जिसको अपर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स एंड सेकंड चैम्बर, एंड द हाउस ऑफ पीपल जिसको हम राज्यसभा या सॉरी लोकसभा और लोअर हाउस बोलते हैं, और इसको फर्स्ट चैम्बर बोला जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एंड आर्टिकल 148 CAG, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, एंड आर्टिकल 315 to 323 UPSC एंड SPSC। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 338 NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338A NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, एंड आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। जो नीति आयोग है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए एक तो आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में, एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में। लोकपाल एंड लोकायुक्त एंड इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका कौन से शिफ्ट में और कब एग्ज़ाम है। जय हिंद। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहोगे।